जी हाँ, ऐसा लगता है कि इस बार के चुनावों में यह भी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। राहुल की शक्ति वर्सेस मोदी की शक्ति। शक्ति को लेकर राहुल गांधी की तरफ से एक बयान दिया जाता है और उसका जिस अंदाज में, जिस तरीके से जवाब दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, अब ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ा मुद्दा बनना तय है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। और राहुल गांधी ने मुंबई में एक बयान दिया, बयान शक्ति को लेकर था। अगले दिन प्रधानमंत्री ने उस शक्ति के बयान पर राहुल गांधी को ऐसा घेरा कि पूरी कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में शक्ति बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। बिल्कुल, आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा कि पूरे देश में इस पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बयान के बाद राहुल को सफाई देनी पड़ी, फिर भी सियासी बवाल जारी है, थम नहीं रहा है। तो बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको केरल के पलक्कड़ लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े रोड शो को आगे बढ़ा रहे हैं और सड़क के दोनों छोर पर आप देख रहे हैं जनता प्रधानमंत्री मोदी की झलक के लिए जनता इस वक्त तैयार है। आप देख रहे हैं दोनों तरफ भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं और लोगों में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, बच्चे भी शामिल हैं इन जनता में, बुजुर्ग भी शामिल हैं और एक बड़ा रोड शो है। एक काफिला प्रधानमंत्री मोदी का आगे बढ़ रहा है। पलक्कड़ से तस्वीरें। तो देखिए, ये अहम तस्वीरें इस वक्त पलक्कड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की आप देख रहे हैं। साउथ का किला मजबूत करने की भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व कोशिश इस बार चुनावों से पहले नजर आ रही है और पूरी तरह से इसकी कमान संभाली हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो केरल के पलक्कड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हम लौटते हैं अपने मुद्दे की तरफ। राहुल के शक्ति वाले बयान पर मचा हुआ है सियासी घमासान। शक्ति वाले बयान पर चौतरफा घिर गई है कांग्रेस। पीएम के बयान के बाद शक्ति एक सियासी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी ने अपनी 2 रैलियों में क्या कहा, शक्ति को लेकर कैसे किया वार। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। इन्हें मां भारती की बढ़ती हुई शक्ति से नफरत हो रही है। इन्हें भारतीय नारी का उत्थान अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हें भारतीय नारी का सशक्तिकरण पसंद नहीं आ रहा। शक्ति पर वार का मतलब है देश की माताओं बहनों बेटियों पर वार। शक्ति पर वार का मतलब है नारी कल्याण की योजनाओं पर वार। तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, उन्होंने बड़ा वार किया राहुल गांधी पर उनके शक्ति वाले बयान को लेकर। लेकिन शक्ति वाले बयान पर राहुल गांधी की सफाई भी आ गई। मेरे कहने का वो अर्थ ही नहीं था, ये राहुल गांधी ने कहा। मैंने जिस शक्ति का उल्लेख किया उसका मुखौटा मोदी है, ये कहा अपनी सफाई में राहुल गांधी ने।
तो राहुल गांधी पहले एक बयान देते हैं, उनके जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ उसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दिया शक्ति को लेकर। अब इसी पर ही वार पलटवार शुरू हो गया। जब राहुल गांधी ने बयान दिया तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पलटवार आया, फिर राहुल गांधी की तरफ से सफाई आई। तो देखिए, कुल मिलाकर ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को उनके बयान को लेकर घेरा है, उसके बाद अब राहुल गांधी की इस पूरे मुद्दे पर सफाई सामने आई है। शक्ति को लेकर राहुल गांधी अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं, आइए जरा इस पर एक नजर डालते हैं। कहते हैं, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी है। वो एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को, संवैधानिक ढांचे को अपने चंगुल में दबोच लिया है। उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी भी पहचानते हैं। वो किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। ये कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से अपनी सफाई में। तो राहुल गांधी ने सफाई दी, ये आपने देखा उनका बयान। अब आपको राहुल गांधी का शक्ति पर दिया वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने मुंबई में इंडिया की रैली में कहा था। उन्होंने क्या कुछ कहा था, आपको सुनवाते हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। तो देखिए, राहुल गांधी ने सफाई क्या दी है अपने इसी बयान को लेकर, वो भी हमने आपको दिखाई, और मुंबई में दिया गया उनका बयान भी आपको दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी पर हमलावर हैं। अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ जुड़ रही हैं। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हर्षवर्धन जी भी अपनी राय रखेंगे, लेकिन डॉक्टर टीना, आज शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। हालांकि राहुल गांधी की सफाई आ गई है, लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया, आज वो कांग्रेस के खिलाफ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। आपको लगता है ये इस वजह से हुआ क्योंकि अपने बयान की शुरुआत में ही राहुल गांधी खुद ही इस बात का जिक्र करते हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, उसी से पूरा मतलब, पूरे उनके बयान के मायने बदल गए। अब तो वो बता रहे हैं कि वो पावर का जिक्र कर रहे थे। भाई, सत्ता में जो पार्टी होती है, कहा जाता है कि वो पावर में है, वो उसके पास सारी शक्तियां हैं। जी, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आपने कहा कि चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है शक्ति, जी नहीं, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है बेरोजगारी, महंगाई, और जिस तरीके से किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जो लाठी डंडे चलाने का काम किया है, सबसे बड़ा मुद्दा देश में ये बनने जा रहा है। और जिस तरीके से देखिए, प्रधानमंत्री तो सबसे अच्छे एक्टर हैं, वो तो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, और एक्टर के साथ साथ जिस तरीके से वो टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर जो पढ़ते हैं, तो उन्होंने वो जिस तरीके से राहुल जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन बयान को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर उन्होंने जनता के बीच पेश कर दिया। आप देखिए, 10 साल किसी भी सरकार के लिए बहुत होते हैं। 10 साल में कोई काम तो किया नहीं, अब जनता के बीच जाकर कहें क्या साहब? तो उनको बस सिर्फ और सिर्फ बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना था। राहुल गांधी साहब जो कह रहे हैं, वो असली शक्ति की बात कर रहे थे। देखिए निधि जी, देखिए, बात दरअसल ये है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के पास जाने के लिए, क्योंकि कोई भी जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए,
अब जनता के बीच जाकर कुछ तो करेंगे। अब इन्होंने 10 साल से कांग्रेस को गरियाया है, आप बताइए काम क्या किया? अगर नहीं, जनता लेकिन के बीच टीना जी, जाकर हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, और हम शक्ति से लड़ रहे हैं, यही मेरा सवाल था ना। कंफ्यूजन अगर जी। हुआ तो इसी से हुआ क्या? ये एक बड़ा मुद्दा बना तो इसी वजह से हुआ क्या? बीजेपी को देखिए, हमला बोलने का मौका मिला तो इसी वजह से हुआ क्या? देखिए बीजेपी को तो ये तो इसलिए बौखला गए हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में बसती है, और राहुल गांधी जी ने ये कहा कि ये जो मोदी जी तो मुखौटा है, इनके पीछे तो अडानी अंबानी भी है। तो सारी जो बात की वो ये नहीं तो अगर आप पावर की बात कर रहे थे, अगर आप पावर की बात कर रहे थे, तो ये हिंदू धर्म कहां से आ गया इसमें? ये क्लियर कीजिए ना। उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने गलत क्या कहा? आप बताइए मुझे। जानते तो सच्चाई तो मोदी जी भी जानते हैं। हिंदू धर्म में शक्ति क्या है, आप बता दीजिए फिर। आप बताइए हिंदू धर्म में शक्ति क्या है? आप बताइए। हिंदू धर्म में शक्ति को क्या डिफाइन किया गया? इवन उन्होंने अपने अगर वो राजनीतिक शक्ति की बात करें तो उन्होंने राजनीतिक शक्ति बोलना चाहिए था अपने बयान में। शुरुआत में ही उन्होंने हिंदू धर्म जो बोला उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ये मीडिया की भी करामात है कि उन्होंने जिस तरीके से इसको डिबेट का इशू बना दिया है। लेकिन बोला राहुल गांधी ने, टीना जी। देखिए 10,000 किलोमीटर एक इतनी लंबी यात्रा करके कोई नेता इतनी दूर से चलकर आया। डिबेट का इशू हमने नहीं बना दिया, डिबेट का इशू राहुल गांधी और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है, और ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। आज विषय तो ये होना चाहिए इस देश में एक ऐसे नेता जिसने अपने पैरों से, अपने कदमों से एक पूरे देश को, चारों ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सब पूरे में उन्होंने कवर कर दिया। 10,000 किलोमीटर लंबी यात्रा कर दी। लेकिन देखिए किस तरीके से घुमाया जा रहा है। तो हम तो कह रहे हैं, और अडवाणी साहब ने तो बहुत पहले कह दिया था, ये तो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए जवाब भी लेंगे इससे, इस बात को लेकर भी जवाब लेंगे बीजेपी से। अनिला जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं आऊंगी टीना जी आपके पास, लेकिन शक्ति पर TV9 के सवाल आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं। शक्ति पर, ये शब्द पर 2024 चुनाव में बीजेपी शक्ति को बड़ा मुद्दा क्या बनाएगी क्या? सवाल सबसे पहले और सबसे बड़ा यही है। एक अहम सवाल ये भी कि शक्ति पर बयान देकर क्या राहुल गांधी फंस चुके हैं, क्योंकि फिर उनकी सफाई भी सामने आई शक्ति को लेकर ही। फिर तीसरा सवाल ये आपके सामने रख रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है? क्या राहुल गांधी कुछ और कहना चाह रहे थे लेकिन कह कुछ और गए? और सवाल ये भी कि क्या चुनाव में कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ेगा? टीना जी, हालांकि ये बात मैं अनिला जी से सवाल ले रही हूँ, लेकिन एक बात चुनाव आयोग ने भी अपने बयान में तारीखों के ऐलान के साथ याद दिलाई थी कि रहीमन धागा प्रेम का ऐसे गांठ बांधनी क्यों है जो डैमेज कंट्रोल फिर आगे चलकर करना पड़े। मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन अनिला जी इवेंट मैनेजमेंट पे जो आपने कहा मैं उसका जवाब ले लूं। आपने आरोप लगाया ना कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट करती है। सेना के हवाई जहाज लेकर घूम रहे हैं वो, उनके ऊपर, इसीलिए अब चुनाव आयोग को उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग भी उन्हीं के चंगुल में फंसा हुआ है, इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं। नहीं, आप फिर चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी को सुन लेते हैं। जो आपने आरोप लगाया है, ये सीक्वेंस आपने सुना अनिला जी, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कैसे आप जवाब देंगे? मेरी सबको राम राम। और अभी मैं टीना जी को सुन रही थी, शायद भारतीय परंपरा संस्कृति और हमारे पंथ को जान रही होती तो ये 10,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर का यहाँ पे गाना नहीं गा रही होती। मैं आपको 10 सेकंड में अब बीच में मत बोलिए, जस्ट टेल हर टू कीप क्वाइट। आई वाज नहीं निधि जी, आपको इनको बताना पड़ेगा। टीना जी एक मिनट कंप्लीट कर लेने दीजिए, एक एक बार सबसे आगे शुरुआत कर रहे हैं, फिर बहस आगे देखते बढ़ती है, पहले बोल लेने दीजिए उनको पूरा। जी अनिला जी अब बोलिए। अगर हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति हमारे पंथ के विषय में इनको थोड़ी भी जानकारी या ज्ञान हो रहा होता तो इस प्रकार की बात 10,000 किलोमीटर की जो इधर से लंबाई चौड़ाई नापी है इन्होंने भारतवर्ष की, उसके विषय में नहीं कहती। भगवान श्री गणेश को जब पूरी सृष्टि का चक्कर लगाना था तो केवल अपनी मातृ शक्ति और अपने पिता का उन्होंने चारों ओर चक्र लगा लिया था और कहा कि पूरी सृष्टि जो है मेरी माँ के चरणों में है, मेरे पिता के चरणों में है। ये स्थान हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति का है। अगर मैं अथर्ववेद की बात करती हूँ तो उसमें लिखा हुआ है यत नरेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रो तास्तु न पूजन्ते सर्वा सत्रा फलाक्रिया, यानी कि जहां पर नारी का पूजन होता है, सम्मान मिलता है, वहां पे देवता रमते हैं, और जहां पर
जहां पर नारी का सम्मान नहीं होता है, उन्हें माना जाना नहीं जाता है, उनका सारे कार्य जो है बेकार होते हैं। ये परंपरा, ये संस्कृति है हमारी, हमारे वेद, हमारे नहीं अनिला जी, लेकिन आप क्यों जोड़ रही हैं? मतलब अनिला जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आप, राहुल गांधी ने जिस शक्ति का जिक्र किया उसे आप नारी स्वरूपा बताकर देश की महिलाओं से, बेटियों से क्यों जोड़ रही हैं? वो कह रहे हैं ना कि हम तो शक्ति की बात कर रहे हैं, वो शक्ति जिसने सारे संवैधानिक ढांचे को अपने चंगुल में दबोच लिया है, जिसका मुखौटा मोदी हैं, उन्होंने तो क्लियर कर दिया। समीर जी, आप तो बहुत दानिशमंद हैं और मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। आप बहुत ही सीनियर पत्रकार और हमेशा बहुत ही बैलेंस्ड बातें करते हैं जी। अभी जब चर्चा की शुरुआत हुई थी, आपने स्वयं ये बात कहा कि उन्होंने कहा हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति। हमारे धर्म, हमारे पंथ के विषय में बात कर रहे थे ना, ठीक है, वो कोई न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहे थे। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, आपने ये कहा कि उनको राजनीतिक शक्ति के विषय में यहाँ पे चर्चा करनी चाहिए थी, हिंदू धर्म शक्ति के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप ही ने ये बात कही है, अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नहीं, राहुल गांधी जी ने कहा, आपने भी कहा, उसको स्पष्ट करते हुए कहा। आपको समझना चाहिए, भारत को समझना चाहिए, परंतु जो इंडिया है, इंडिया कौन लेकर आए? फिरंग लेकर आए, ब्रिटिशर्स लेकर आए। हैंडक्राफ्टेड पार्टी कौन है? कांग्रेस पार्टी। नहीं, फिर उनकी तरफ से सफाई भी दी गई अनिला जी। अनिला जी, सफाई दी, बार बार ये दी जा रही है। हमने राहुल गांधी का सफाई वाला बयान भी बताया, वो कह रहे हैं कि मेरे ही बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है, मैंने ये बात कही नहीं थी। ये गोलबंदी की जा रही है, गोल गोल घुमाया जा रहा है। ये बता दीजिए, नारी शक्ति पर भी कौन बोल रहा है? क्या होता है नारी शक्ति पर? एक सेकंड, नारी शक्ति पर उन्होंने जर्मन में नहीं बोला, उन्होंने स्पेनिश में नहीं बोला, उन्होंने हिंदी में बोला, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति। मैं सनातनी हूं, हमारे यहाँ शक्ति की पूजा जो है हर रूप में होती है, अग्नि में होती है, घास में होती है, पेड़ में होती है, जल में होती है, बहन बेटी मां में होती है, हर रूप में हम शक्ति की पूजा करते हैं। अप्रैल में नवरात्रि, चैती नवरात्रि आने वाले हैं और उस वक्त हम जो है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी की पूजा करेंगे तो हमें ध्वस्त कर दोगे। अरे माना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाकर आपने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों पर ताला लगा दिया, कालकोठरी में डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ तक आप आ जाओगे। ये नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों पक्ष आपने सुन लिए, बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले देखते हैं शक्ति पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। पिछले 10 साल में, वो कठुआ हो, वो उन्नाव हो, वो कानपुर हो, वो हाथरस हो, हमने देखा किस तरह से इस सरकार ने और इस सरकार के पीछे बैठी आसुरी शक्ति ने महिलाओं की प्रताड़ना की। तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहां गई थी? मुझे हंसी आती है राहुल गांधी के ऐसे शब्दों पर। उनके जो टीचर लोग हैं वो ठीक से कोच नहीं करते। सनातन तो शक्ति का उपासक आदिकाल से रहा है और हमारी पूंजी शक्ति ही है। और आपने दोनों नेताओं को सुना, पवन खेड़ा को भी सुना और गिरिराज सिंह को भी सुना। और विपक्ष लगातार वार करता आ रहा है, व्यक्तिगत हमले भी हो रहे हैं और वार हो रहे हैं सत्ता पक्ष पर, खास करके प्रधानमंत्री मोदी पर। लेकिन मोदी ने कैसे हथियार बनाया, अब आपको बताते हैं। 17 मार्च को हमें शक्ति से लड़ना है। देखिए, शक्ति को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया, तो 18 मार्च को शक्ति की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया। इसके अलावा अगली तारीख आपको बताते हैं, मोदी का परिवार, ये भी सुर्खियों में रहा। ये बयान भी 3 मार्च को, मोदी का परिवार क्यों नहीं है, इस पर हमला किया गया। तो फिर जब प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला तो इसे हथियार बना दिया। पूरा देश मोदी का परिवार है, अब जगह जगह टी शर्ट से लेकर इसे पूरा कैंपेन बना दिया गया। इसके अलावा भी एक और है। जी हां, बिल्कुल, और जहरीले सांप का भी जिक्र हुआ। 2023 का वो बयान याद कीजिए, जहरीले सांप जैसे हैं मोदी, ये तक कहा गया। और 2023 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसका जवाब दिया गया कि
मैं विष पी रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से यह बयान दिया गया और उसके बाद चौकीदार का जो पूरा किस्सा था वो आपको याद ही होगा। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है यह नारा दिया और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने पूरा कैंपेन ही शुरू कर दिया, मैं भी चौकीदार, और उसका नतीजा भी हमारे सामने है। 2014 में चाय वाला कहकर पुकारा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और जिस अंदाज में यह बयान दिया गया था वो साफ तौर पर डिमीन करने की कोशिश किसी को लगता था और इसका जबरदस्त फायदा भी देखने को मिला। चाय पे चर्चा के नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए बीजेपी ने पूरा का पूरा एक कैंपेन ही शुरू कर दिया। तो यानी किस तरह से विपक्ष ने वार किए हैं और मोदी ने विपक्ष के वार को हथियार बना लिया, ये आपने देखा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, किस तरह से आप देखते हैं अब ये जो राहुल गांधी ने शक्ति पर वार करने की बात की है, वो ये कह रहे हैं कि उनके बयान का मतलब पावर है, यानी जो सत्ता में है उसके पास सारी शक्तियां हैं, संवैधानिक ढांचे को कुचला जा रहा है, चंगुल में दबा लिया गया है, वो ये क्लैरिटी देते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के साथ जोड़कर जो उन्होंने ये बयान दिया है वो अब उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आ रही है। सियासी तौर पर किसका नफा नुकसान देखते हैं आप इसमें? देखिए समीर जी, सबसे पहले तो ये कि अगर किसी नेता को अपने सीधे सीधे बोले बयान पर सफाई देनी पड़ जाए तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि मुश्किल कहां हो गई। इसका मतलब ये कि उससे बड़ी गलती हुई है और उस गलती की वजह से उसके राजनीतिक नुकसान हो रहा है। लेकिन कुछ भी कहें, अब एक शब्द एकदम सामने है, उन्होंने ये कोई किसी कमरे में मीटिंग में नहीं बोला है, मुंबई के शिवाजी पार्क में बोला, वो अभी भी राहुल गांधी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर है। सीधे सीधे यही है कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है और हम सब उस शक्ति से लड़ रहे हैं, हमको मिलकर उस शक्ति से लड़ना है। आगे जी भी जो वो कहते हैं राजा की आत्मा ईवीएम में बसती है, उसके आगे वो कहते हैं राजा की आत्मा सभी संस्थाओं में बसती। अब पता नहीं राहुल गांधी को कौन बताता है, कौन पढ़ाता है। दरअसल लोकतंत्र में जो शासक होता है उसकी आत्मा सभी संस्थाओं में बसनी ही चाहिए। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहीं राजा की आत्मा बसेगी। वो शायद कहना ये चाह रहे हैं कि सबका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसको वो आगे नाम लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिमाग में उनके हिंदू हिंदू इतना चल रहा है, उनको लगता है कि हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति ने उनको पूरी तरह से अप्रासंगिक कर दिया है। अमेठी तक से चुनाव वो स्मृति ईरानी से हार गए। शायद वो उनके दिमाग में इतना गहरे बैठा हुआ है कि उनको हिंदू धर्म की शक्ति और शक्ति से लड़ने की बात आ रही है। और देखिए, इसमें कहीं कोई कहने की बात नहीं है। राहुल गांधी लगातार ऐसी बात करते हैं जो हिंदू धर्म विरोधी दिखती है। लड़कियों को मंदिर में लड़कियों के साथ हर्षवर्धन जी, राहुल गांधी का अपना आपको ऐसा नहीं लगता कि फिर शायद वो राहुल गांधी की पीआर टीम है, उनको ये सजेशन दिया जाना चाहिए कि व्यक्तिगत हमले ना हो? चुनाव आयोग ने भी ये याद दिला दिया अपने ऐलान में। नहीं, लेकिन मुद्दों की बात कहां कर रहे हो? हर बात पे सिर्फ वो अंबानी अडानी सूट बूट की सरकार, हर बात पे तो वही बात करते हैं ना। और उसमें उनको ये लगता है कि जो हिंदू एकता है, जो हिंदुओं का संगठन कर दिया, इसीलिए बार बार वो संघ भाजपा पर हमलावर होते हैं, तो उसी की बात करते हैं। अब अगर आपको ये लगता है तो आप बताइए ना कौन सी शक्ति है। मुझे लगता है देश को सचमुच जानना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखौटा हैं, इस देश के लोग वोट देने जाते हैं और आजाद भारत के इतिहास में इस तरह से एक नेता के लिए इतनी बड़ी, अगर जिसको कहें कि मैंडेट की बात करें तो इतना बड़ा मैंडेट मिला है। अगर आपको लग रहा है तो आप साफ साफ बताइए ना कौन है, किसकी शक्ति है, किसका मुखौटा नरेंद्र मोदी। ठीक है टीना जी, मुझे लगता है इसका एक जवाब आपको देना चाहिए। जब यही कहना था कि भाई ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो वो तो सीधे सीधे भी कन्वे किया जा सकता था। फिर हिंदू धर्म में शक्ति होती है, शक्ति के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और राजा की शक्तियां इन केंद्रीय जांच एजेंसियों में है। मतलब आपको लगता नहीं कि घुमा फिराकर जो बयान दिया गया वही उल्टा पड़ गया? जी देखिए, पहले तो मैं नारी शक्ति पर बात कर लेते हैं। नारी शक्ति पर बीजेपी बहुत दोगली नजर आती है। नारी शक्ति पर ये बोलते हुए इनको अपनी जशोदा बहन याद आ रही है या नहीं आ रही है? और पहले अपने घर के अंदर झांक कर देख लीजिए, याद करिए जब वो कहते हैं कि मेरे घर की बेटियां, वो महिला पहलवान लगातार प्रोटेस्ट करती रही, क्या उनको न्याय मिल पाया? नहीं मिला। हाथरस की बेटी को रात में जला दिया गया। क्या हर्षवर्धन जो इतनी चाटुकारिता कर रहे हैं बोले थे तब आकर? नहीं बोले, क्योंकि ये सरकार की चाटुकारिता। नहीं, ये गलत बात है ना, ये गलत बात है। पर्सनल टिप्पणियां नहीं,
पर्सनल टिप्पणियां नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अपनी राय रख रहे हैं, आप अपनी राय रखिए, अपनी पार्टी की राय रखिए। टीना जी, वो उनको राहुल जी को ऐसा बोलना चाहिए। देखिए राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है जो खुलकर बोल रहे हैं, युवाओं के आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आप युवाओं के लगातार आप देखिए कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं अग्निवीर के नाम पे। कितने लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ से भारत से लोग इजराइल नौकरी के लिए तलाश के लिए जा रहे हैं, लेकिन तब कोई नहीं बोल रहा है। तब आकर बिल्कुल आप, तभी तो हम कह रहे हैं बार बार सरकार को इतनी सरकार की चाटुकारिता मत करिए, सवाल पूछिए। और तभी सवाल पूछ लेते हैं अनिला जी, सवाल पूछ लेते हैं। हालांकि टीना जी, व्यक्तिगत हमलों से बचना चाहिए और ये आप भी समझती हैं। तमाम बयान भी हमने दिखा दिए विपक्ष के कि कैसे मोदी की ताकत आप ही बढ़ा रहे हैं। ऐसे मूर्खों को बोलने देंगी और आप मुझे एक लाइन नहीं ठीक है हर्षवर्धन जी, आप बोलिए जी। ऐसे मूर्ख प्रवक्ता कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत है। किसने बोला? ऐसे आप ही लोग मोदी की ताकत बढ़ा रहे हैं फिर कांग्रेस तो। के लिए बड़ी ठीक है हर्षवर्धन जी, सबसे डरपोक प्रधानमंत्री मुसीबत बनने वाली मोदी जी है, सबसे डरपोक प्रवक्ताओं। प्रधानमंत्री। इनको कुछ नहीं आता, कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ टिप्पणियां करके ये सोचते हैं कि जनता का साथ मिल जाएगा। इनकी मूर्खता का जवाब जनता दे रही है और ठीक से देगी। जनता लाखों लाख लोग हमारे साथ है। टीना जी, एक लाखों लाख सेकंड, लोग एक हमारे सेकंड। साथ है। आपके साथ कौन है बताइए? कितने लोग भीड़ है? नहीं, अगर आप फैक्ट्स पे बात करेंगे टीना जी तो शायद थोड़ी ना बेहतर हमारे होगा। साथ कौन होगा, हमको करना भी नहीं है। हमने लेकिन आपको मूर्खता सीरीज तो में दिखाएंगे ना, 2014 से बयान दिखवा दिए। दिखेगी टीना जी, हमने आपको सीरीज में 2014 से बयान बता दिए। विपक्ष ने जब जब वार किया है तब तक मोदी की ताकत बढ़ी है, तब तक हथियार बनाकर सामने रखा है। तो ये इस डैमेज, अगर पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि क्योंकि हिंदू धर्म नाम लिया, मैं आपको बताती हूँ, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि आसुरी शक्ति से लड़ रहे हैं हम। अब ये कहा कि राक्षसी शक्ति से लड़ रहे हैं, इसका मतलब हिंदू धर्म को लेकर टारगेट किया गया ना। आप बयान अगर सुनेंगे राहुल गांधी का तो ये हर्षवर्धन जी बोलना चाह रहे हैं कुछ, जी बताइए। नहीं, मैं निधि क्या बोलूं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं की मूर्खता चरम पर होती है। अगर आपको लगता है तो कुछ तर्क तथ्य लेकर आइए ना। राहुल गांधी, हर्षवर्धन जी, मुझे लगता है हर किसी को देखिए पर्सनल टिप्पणी से बचना चाहिए। इसीलिए टीना जी ने जब वो जिक्र किया तो मैंने उन्हें भी रोका। अनिला जी, इन सारे विषयों में आपको नहीं लगता कि देश के जो कोर इश्यूज हैं वो पीछे छूट जाते हैं? और हर चुनावों में ऐसा होता है कि कई ऐसे मुद्दे जो कि आम जनता की नजर में मायने नहीं रखते वो बड़ा मुद्दा बन जाते हैं और असल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इसमें यह दिक्कत तो है ना, ये मानती हैं आप? अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो असल मुद्दे हैं उनके ऊपर ये चर्चा कर ही नहीं सकते, क्योंकि असल मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कर रही है। इसीलिए असली मुद्दों पे टिक ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि व्यक्तिगत प्रहार करने से बचना चाहिए। राहुल गांधी जी ने विवाह नहीं किया है तो उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करते हैं। और जब आप बात करती हैं नरेंद्र मोदी जी और यशोदा जी की, तो आप महात्मा बुद्ध और महावीर जी के विषय में भी थोड़ी चर्चा कर लिया करें। दूसरी बात यहाँ पर मैं एक चीज करना चाहती हूँ। मैंने राहुल जी का स्पष्टीकरण भी सुना। अभी पवन खेड़ा जी जो इनके बहुत ही सीनियर प्रवक्ता हैं, टीना जी सुनिएगा, आपके सीनियर हैं, उन्होंने बहुत प्यार प्रेम से समझाया। समझिए, दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक दैविक शक्ति होती है, एक असुरीय शक्ति होती है। मैं यही कहती हूँ, जिनके नाम में इंडिया लिखा हुआ है वो भारतीय परंपरा और संस्कृति को क्या समझते हैं, असुर का अर्थ क्या होता है। क्या असुरों में, पहली बात तो ये अपने आप को दैविक शक्ति कह रहे हैं, तो कौन से देवता है राहुल गांधी जी बता दें? अपने आप को भगवान श्री राम मानते हैं, कृष्ण मानते हैं, महादेव मानते हैं, कौन से देवता मानते हैं भैया? फिर भी तो टीना जी सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाते हैं राहुल गांधी। दीदी जस्ट गिव मी 5 more seconds प्लीज, 5 more seconds। आपका चैनल बहुत अच्छा है। देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, युवा निराश है, लेकिन उस पर बात नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड टीना जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली। असुर शक्ति के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे राष्ट्र में जल्दी से खत्म करें अनिला जी, असुरों को भी सम्मान दिया गया है। कृष्ण के बारे में क्या कहेंगी आप? 5 सेकंड में खत्म करने दीजिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। बता दीजिए, बाली के बारे में क्या कहेंगी आप? राहु के बारे में क्या कहेंगी आप? इनके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं आपके नेता। ये है टीना जी, ना आपको ना अपने नेताओं को हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति में कोई भी ज्ञान नहीं है। और जब ज्ञान नहीं होता है, आप कूप मंडूक होते हैं, तो वहां पर अगर अपनी इज्जत बचानी है ना तो सोच समझकर तोल कर बोलिए। टीना जी, मानती हैं आप ये गलती हो गई? 1 मिनट, मैं आपसे बाद में अब सवाल लूंगा, क्योंकि इस वक्त पशुपति पारस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनते हैं उनका रुख क्या है, एनडीए में बने रहेंगे या छोड़ रहे हैं?
शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। सर, क्या आरजेडी से कुछ बातचीत हुई सर आपकी? सर, आरजेडी के साथ क्या चुनाव लड़ेंगे? इतना बोलना था, मैं बोल दिया। अब देखिए, भविष्य की राजनीति हम अपने पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं उनके साथ मैं बैठ के तय करूँगा। देखिए, पशुपति पारस ने ये साफ कर दिया है कि मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से, मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसके पूरे आसार नजर आ रहे थे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के सिर पर हाथ रखा, तब से ये आसार जताए जा रहे थे। अब इस्तीफा दे दिया है पशुपति पारस ने, और आगे का फैसला क्या होगा इसके बारे में जब तय होगा तब बताएंगे, ये कह रहे हैं पशुपति पारस। इस बात के आसार भी जताए जा रहे थे कि वो महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, यानी इंडिया गठबंधन का एक घटक दल हो सकते हैं। यह भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही थी कि हाजीपुर से ही चिराग पासवान के खिलाफ पशुपति पारस चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और अब उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। अगला कदम क्या होगा, ये बैठक करने के बाद अपने सहयोगी नेताओं से वो शेयर करेंगे मीडिया से। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है ये। पशुपति पारस जो कि एक सीट की लड़ाई, और फिर उसके बाद जब सीट शेयरिंग फॉर्मूला कल तय हुआ, उसके बाद आज उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है। पशुपति पारस को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा मैंने इस्तीफा अपना भेज दिया है और आगे का फैसला बाद में तय होगा। तो जो नाराजगी थी वो खुलकर सामने आ गई है चाचा भतीजे की, और क्योंकि चिराग पासवान को 5 सीटें आई हैं सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत, और उन्होंने यही बात का आरोप लगाया कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। रजनीश हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, एक बात पर उन्होंने सस्पेंस रख दिया, अब आगे क्या होगा ये बाद में तय होगा। रजनीश, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है। बिल्कुल, देखिए पशुपति पारस ने, जी बोलिए रजनीश। बिल्कुल, पशुपति पारस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और महज दो लाइन की बात उन्होंने ये कही है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनकी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है। उनके साथ 5 सांसद थे, लेकिन एनडीए में सीटों के बंटवारे में उनको तरजीह नहीं दी गई है और इसलिए वो मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे रहे हैं। अगली रणनीति उनकी क्या होगी, अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से वो बातचीत करेंगे और उसके बाद उसको लेकर कोई जानकारी देंगे। महज 2-3 लाइन की बात उनको कहनी थी और वो कहकर उठकर चले गए हैं। किसी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं लिया है। उनके भतीजे चिराग पासवान के साथ जो राजनीतिक अदावत है उससे जुड़े हुए सवाल भी उनसे पूछे जा रहे थे। हाजीपुर में वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब अभी पशुपति पारस ने नहीं दिया है। लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि उन्होंने बिल्कुल अपना इस्तीफा भेज दिया है, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है पशुपति पारस ने। ये इस वक्त की अहम खबर है। आमोद राय हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। आमोद, भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व की तरफ से बहुत कोशिश की गई चाचा भतीजे का झगड़ा सुलझाने की, लेकिन उसके बावजूद भी अब पशुपति पारस का इस्तीफा हो गया है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर? देखिए, बीजेपी अभी भी लगातार कोशिश कर रही थी कि दोनों चाचा भतीजे एक साथ रहें और एक सिंबल पे चुनाव लड़ें, और लगातार ये कोशिश पिछले 4-5 महीने से चल रही थी। लेकिन जिस तरह से इन लोगों के बीच आपसी अदावत है वो कम होने का नाम नहीं लिया। उसके बाद बात आती है विरासत की, तो रामविलास पासवान का विरासत आखिर किसके पास है, इसकी मेन लड़ाई थी। और चिराग पासवान बीजेपी आला कमान को ये बताने में, समझाने में कामयाब रहे कि विरासत उनके पिता की उनके पास है, उनके भाई के पास नहीं है। बीजेपी ने इसी वजह से चिराग पासवान से डील किया बिहार में और उनकी पार्टी के साथ बातचीत किया, और हमेशा पशुपति पारस को कहीं नजरअंदाज तो नहीं किया, लेकिन उनको ये बताने की कोशिश होती रही कि आप चिराग से मिलकर चलें
क्योंकि वोट बैंक जो है, जो रामविलास पासवान का, वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पास है। बीजेपी इस बात को जानती थी, इसलिए बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ अलायंस किया। कल जैसे घोषणा हुई उसके बाद से ही ये संकेत मिलने लग गए थे कि आज कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद ये जो निर्णय हुआ है, निश्चित तौर पे बीजेपी को इस बात की भनक थी और बीजेपी ये मानती है कि अब जो रामविलास पासवान की विरासत की जो सियासत है, उनके बेटे चिराग पासवान को भी मिलनी चाहिए और उनको मिल चुकी है। बड़ी बात आप कह रहे हैं आमोद कि अब ये इस बात के लिए कन्विंसिंग रहा बीजेपी के लिए कि एलजेपी जो है, जिसमें चिराग पासवान पर ज्यादा भरोसा दिखाया गया। पशुपति पारस कुछ देर पहले आए, उन्होंने कहा मेरे साथ नाइंसाफी हुई। क्या कुछ कहा, आपको फिर से सुनवाते हैं। साथियों, कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा, इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर देता हूँ। तो बिहार एनडीए में जैसे ही सीटों का बंटवारा हुआ, 5 की 5 सीटें एलजेपी की कोटे की चिराग पासवान को दी गई। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे, आसार इस बात के थे और अब पशुपति पारस का इस्तीफा हो गया है।